वीडियो देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला। और बैक बेंचर्स के प्लेटफॉर्म पर हम आपको करवा रहे हैं सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पढ़ाने से रिलेटेड या हमारे कंटेंट से रिलेटेड या अगर आपको कोई भी इशू है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको भी प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। सामान्य अध्ययन की सीरीज़ में हमने शुरू किया हुआ है पॉलिटी। पॉलिटी की सीरीज़ में हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे आज के पॉलिटी के पहले टॉपिक की। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संविधान के विकास के बारे में। संविधान के विकास में हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, कंपनी शासन और क्राउन रूल। कंपनी शासन वो दौर है जब भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल था और ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। तो क्राउन रूल वो रूल है 1857 से लेके कब तक, ये आप कमेंट में मेंशन करके बताइएगा कि कब तक क्राउन रूल रहा। वहाँ पे आए हुए एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सिर्फ एक्ट का उतना ही हिस्सा डिस्कस करेंगे जितना हमारी पॉलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा डिटेल हम हिस्ट्री में भी कवर करेंगे, बट उतना कवर कर लेंगे ताकि हम इन एक्ट्स को याद कर सकें, इनके रीजंस को देख सकें, सब कुछ देख सकें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर उसके रीज़न से लेकर उसके प्रोविजंस तक आने के कारण तक हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं कंपनी शासन के अंतर्गत। कंपनी शासन के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक, और हमारा पहला टॉपिक रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। तो इस सबसे पहले अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो सबसे पहले जो 1765 में भारत हार गया था किसमें, बक्सर के युद्ध में। अंग्रेजों ने वो युद्ध जीतने के बाद क्या किया, वो युद्ध जीतने के बाद दीवानी के राइट्स हैं जो अपने हाथ में ले लिए, और उस दीवानी के राइट्स के हाथ में आते ही उन्होंने टैक्स के नाम पे त्राहिमाम मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने बंगाल में लागू कर दिया, क्या बंगाल में लागू कर दिया एक सिस्टम जिसका नाम है ड्यूअल सिस्टम। क्या नाम है जिसका, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शुरू कर दिया। और इस ड्यूअल सिस्टम के अंतर्गत बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, टैक्स पे टैक्स लिया जाता था, और इस टैक्स ने भारत के लोगों की कमर को तोड़ के रख दिया था। और अगर हम बात करें ये किसने शुरू किया था, ये लॉर्ड क्लाइव ने, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने इसको शुरू किया था और ये 1765 से लेके 1772 तक रहा। लॉर्ड क्लाइव ने ड्यूअल सिस्टम बंगाल में स्टार्ट कर रखा था 1765 से 1772 तक, और इस पीरियड को एक नाम भी दिया जाता है, क्या, भारत की लूट इसलिए क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला गया था, जिसने भारत के लोगों की कमर को तोड़ दिया था। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्योंकि इंग्लैंड के लोगों को ये डर था कि भारत में और विदेशी लेवल पर जो ब्रिटेन की है वो थू हो रही थी, और ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी ये चीज़ें लानी बहुत ज़रूरी हो गई थी। तो इसके बाद एक चीज़ आती है फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या है, वित्तीय संकट कैसे, क्यों, देखिए इसका बहुत बड़ा कारण है। हालांकि टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहे थे, परंतु फिर भी कंपनी के ऊपर वित्तीय संकट था। वित्तीय संकट क्या था, उसका कारण क्या था, सबसे पहला कारण था भ्रष्टाचार। कंपनी के जो लोग थे वो भ्रष्टाचार कर रहे थे क्योंकि उनके हाथ में पावर आने के बाद वो अपने मनचाहा टैक्स वसूल कर रहे थे, मनमर्जी से वो कर रहे थे। कंपनी को या सरकार को कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी सेंट्रल कंट्रोल नहीं था। तो ये इस भ्रष्टाचार की वजह से दोनों को ही नुकसान था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी और ब्रिटेन की गवर्नमेंट को भी, दोनों को ही नुकसान हो रहा था। दोनों को नुकसान होने का कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो नुकसान था ही, सरकार को इसलिए नुकसान हो रहा था क्योंकि 65 के बाद जब उन्होंने कंपनी के इतने बड़े मुनाफे को देखा तो सरकार ने तय किया कि अब जो है कंपनी, इंग्लैंड की सरकार को 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष जो कंपनी है
वो गवर्नमेंट को मुआवजा देगी 1776 तक। परंतु क्या हुआ 1772 तक क्या हुआ, जो भ्रष्टाचार की वजह से है कंपनी का निकल गया क्या, दिवालिया, कंपनी का दिवालिया निकल गया और कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। और इन्होंने क्या किया, 10 लाख पौंड के लोन की डिमांड करी। किससे डिमांड करी, किससे, कंपनी से डिमांड करी। कंपनी ने इस लोन को मंजूर कर लिया कि हम आपको लोन देंगे, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तों का भी कारण था, शर्तें रखने का कारण ये था ताकि वो कंपनी को नियमित और नियंत्रित कर सकें, क्योंकि कंपनी के भ्रष्टाचार को देखते हुए कंपनी के लोग जो पैसे ले लेके इंग्लैंड में जा रहे थे वो बहुत ही धनवान होते जा रहे थे, और इंग्लैंड की राजनीति में भी ब्रिटेन की राजनीति में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते जा रहे थे। तो वहाँ की गवर्नमेंट को और वहाँ के सिस्टम को एक डर था कि कहीं ये यहाँ पे भी आके यहाँ के सिस्टम को भ्रष्टाचार से ना भर दें। इवन यहाँ तक बात है कि जो वहाँ के पिट्स हैं, मिस्टर पिट्स प्रथम है, उन्होंने जो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के आने वाले कर्मचारी हैं उनको अंग्रेजी नवाब का नाम भी दिया था। किसने, पिट्स ने, पिट्स प्रथम ने नाम दिया था कि जो भारत में से वापस लौट रहे हैं वो अंग्रेज नहीं, अंग्रेजी नवाब हैं, क्योंकि वो भर भर के दौलत भारत से लूट के ले जा रहे थे। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भारत के ऊपर है वो कोई कॉमन कंट्रोल नहीं था। कॉमन कंट्रोल का मतलब क्या था कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। तो इस कॉमन कंट्रोल के ना होने की वजह से भी भ्रष्टाचार फैला हुआ था और अथॉरिटी नहीं थी, सभी अपने मन की मर्जी को चला रहे थे। इसके बाद जो मेनली है, जो अगर हम बात करें तो संसद का मुख्य उद्देश्य क्या था, संसद का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो कंपनी को नियंत्रित कर सकें, वहाँ के जो लोग हैं उनके भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके और छोटे मोटी जो कमी है उनको ख़त्म किया जा सके। इसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड नॉर्थ हैं वो ब्रिटेन के पीएम थे। कहाँ के पीएम थे, कहाँ के, ब्रिटेन के, और यही लेके आए थे हमारा जो 1773 का बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर लॉर्ड नॉर्थ लेके आई, ये बिल पास हुआ और इस बिल के आने के बाद ये बना द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें कंपनी को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी प्रावधान को शामिल किया गया था। अभी यह क्या क्या प्रावधान थे, उन प्रावधानों के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं एक बार। आप पाएंगे कि जो जो इसमें प्रावधान किए गए उनकी झलक कहीं ना कहीं हमारे इतिहास की झलक, कहीं ना कहीं हमारे संविधान के अंदर, हमारी कार्यप्रणाली के अंदर, हमारी जुडिशरी के अंदर काफ़ी जगह पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी कॉमन कंट्रोल की। सो इस कॉमन कंट्रोल को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, नींव रखी गई। इस जो एक्ट को नींव माना जाता है, किसकी फाउंडेशन माना जाता है, सेंट्रलाइजेशन की, केंद्रीयकरण की, सेंट्रलाइजेशन की नींव माना जाता है। सेंट्रलाइजेशन की नींव का मतलब ये है कि अब जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल टॉप में किसी एक अथॉरिटी के पास होगी, जो बाकी सब नीचे की अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करेगी पावर्स। तो सेंट्रल अथॉरिटी लाने की वजह से भी ये एक्ट आया था। तो सेंट्रलाइजेशन लाने के तरफ ये भारत का ये पहला कदम था। तो इसी के मद्देनज़र क्या किया गया, इसी के मद्देनज़र एक काम किया गया कि जो गवर्नर था, कहाँ का गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर था, उसको क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर की पोस्ट को इंक्रीज कर दिया गया, उसकी प्रमोशन कर दी गई और प्रमोशन करके वो बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और गवर्नर जनरल इसी की सहायता करने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया और इस काउंसिल में कितने सदस्य थे, इस काउंसिल में सदस्य थे 4। तो ये हो गया हमारा गवर्नर जनरल बंगाल का और ये हो गया 4, ये सदस्य हो गए कुल मिला के 5। काउंसिल में सदस्य कितने थे, 5। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी काउंसिल में सदस्य कितने थे, 4। तो ये बात पूछी जा सकती है कि जो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का वो कौन था, या फिर जो लास्ट गवर्नर था कहाँ का, बंगाल का, वो कौन था। दोनों एक ही बंदे हैं, वो उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं
वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। यही वो व्यक्ति है जिसने 1772 में आने के बाद बंगाल के अंदर द्वैध शासन को खत्म किया था। तो इसको इस वजह से भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और बात थी कि जो ये गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके सदस्य कितने थे? 4। परंतु अगर आपको इसको हटाना है तो इसको गवर्नर जनरल नहीं हटा सकता, इसको गवर्नर जनरल बंगाल का नहीं हटा सकता। इसको कौन हटा सकता था? इसको हटा सकती थी सिर्फ कौन? इंग्लैंड की सीधी अथॉरिटी। और सीधी अथॉरिटी में कौन? वहाँ का किंग या फिर क्वीन, वहाँ की किंग या क्वीन ही सिर्फ इसको हटा सकती थी। तो हम ये मान सकते हैं कि जो काउंसिल है इसको हटाने का जो पावर है वो इसके पास तो नहीं थी। परंतु एक चीज़ है कि इसके समय जो गवर्नर जनरल है उसको वीटो पावर नहीं दी गई थी। वीटो पावर का मतलब ये था कि गवर्नर जनरल काम तो करता था, कोई कानून तो बनाता था, परंतु ये कानून किसकी सहमति से बनाता था, कोई फैसला लेता था तो काउंसिल की सहमति से। कहीं ना कहीं पे आप इसमें मंत्रिमंडल की झलक को पाएंगे, और मंत्रिमंडल की झलक आपने को कहाँ से कैसे मिली वो आप कमेंट में मेंशन करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। काउंसिल को हटाने का काम किसका था? किंग या क्वीन का। जो गवर्नर जनरल है उसके पास वीटो पावर नहीं थी। इसी के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और वो कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम में। कहाँ पे? फोर्ट विलियम में किसकी स्थापना हुई? सुप्रीम कोर्ट की। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में भी इस जो एक्ट है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें जो क्या है, इसमें 4 जज थे। एक थे मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एलिजा लिम्फे इसके मुख्य न्यायाधीश थी। और इसी के साथ साथ इसमें जो और अन्य जज थे वो कितने थे? 3 थे। और उनके नाम थे, एक था लॉर्ड लिमनस्टर। क्या था? लॉर्ड लिमनस्टर। इसके साथ साथ लॉर्ड नॉर्थ, और इसके साथ लॉर्ड लिमनस्टर के साथ साथ लॉर्ड हाइड और लॉर्ड चैम्बर। तो ये हो गए इसके जज। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी थी? एक मुख्य जज और एक अन्य जज। ये थे सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर हम इसके न्यायिक क्षेत्र की बात करें, इसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक था? ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक था? जो इसका न्यायिक क्षेत्र था वो था किस क्षेत्र में? वो था हमारे बंगाल में और उड़ीसा में, मद्रास में, बॉम्बे में, और उसके साथ साथ जो कंपनी के सर्वेंट हैं, जो कंपनी के नौकर थे, उन पे भी जो इसका न्यायिक क्षेत्र था। एक और चीज़ है कि अगर हमें कोई अपील करनी होती थी सुप्रीम कोर्ट के आगे, अगर कोई अपील करनी होती थी जैसे आज के दिन हम हाई कोर्ट के बाद अपील कर सकते हैं, यानी कि अपीलेट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है। परंतु उस टाइम पे क्या था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करनी है तो वो कहाँ करनी होगी? प्रीवी काउंसिल में। कहाँ पे? प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल में कहाँ थी ये प्रीवी काउंसिल? ये थी हमारी लंदन के अंदर। तो लंदन के अंदर ही हम जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है वो अपील कर सकते थे प्रीवी काउंसिल में। ये इसका न्यायिक क्षेत्र था। उसके बाद अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था में इसमें काफ़ी सुधार हुआ, इसके न्यायिक क्षेत्र हो गए, जज हो गए, जजों में मुख्य जज हो गए। कहाँ पे था? अपील कहाँ पे हो सकती थी? उसके बाद अगर हम बात करें इसके और प्रावधानों की, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान में अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हालांकि कई जगहों पे दिक्कत कर रहा था, हमारे जो गवर्नर जनरल हैं उनको अपना शासन चलाने में, परंतु गवर्नर जनरल जो है, एक और चीज़ थी, देखो गवर्नर जनरल जब वो बन गया था, गवर्नर जनरल जब वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, उसके बाद एक प्रावधान कर दिया गया था। वो प्रावधान क्या था? उसके बाद जो था कि जो बंगाल और जो मद्रास है, जो बंगाल और मद्रास है, यहाँ के जो गवर्नर थे वो किसके अंतर्गत आ गए थे? अब वो किसके अंडर में काम करेंगे? ये करेंगे अंडर में काम किसके? गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसके अंडर में। जो बॉम्बे और मद्रास है, बंगाल लिख दिया यहाँ पे, बॉम्बे है यहाँ पे, तो
तो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में रह के काम करेंगे। इसके अलावा और क्या हुआ, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं यानी कि निदेशक मंडल है, जो निदेशक मंडल है उसकी संख्या को फिक्स कर दिया गया। कितना फिक्स कर दिया गया? 24 फिक्स कर दिया गया। अब हमें एक चीज़ पता है कि कंपनी को देखने के लिए इंग्लैंड के अंदर दो बोर्ड होते थे। वो उन बोर्डों को क्या कहा जाता था? एक होता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। क्या? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स होता था, और एक होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये चीजें होती थी। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर वो होते थे जो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर होते थे, और यही चुनाव करते थे किसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। परंतु वोट डालने के लिए, शेयर होल्डर होने के लिए कुछ शर्तें थी। वो शर्तें क्या थी? पहले वो शर्तें थी कि अगर आप शेयर होल्डर हो कितने की? 500 पाउंड के शेयर होल्डर हो तो आप वोट कर सकते हो। परंतु अब क्या कर दिया गया था कि अगर आप 1000 पाउंड के शेयर होल्डर हो तभी आप वोट कर सकते हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ये किसके द्वारा चुने जाते थे? प्रोप्राइटर्स के द्वारा। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आ रहा था पैसे का, क्योंकि जो ये शेयर होल्डर थे ये दिनों दिन अमीर होते जा रहे थे। तो कंपनी की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे भी जो अमीर तबका है उसका जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करने में। इसके साथ साथ एक चीज़ और कर दी गई कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है हमारा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसके लिए समय सीमा तय कर दी गई 4 साल। 4 साल यानी कि अब वो 4 साल तक जो वो हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम तक रहेंगे। इसके अलावा जो हमने देखा है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं उनका जो पीरियड है वो अवधि कितने के लिए कर दी गई? 4 साल तक। 4 साल तक अब वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहेंगे। परंतु एक प्रावधान और है। वो प्रावधान क्या है? वो प्रावधान ये है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हैं वो 1/4 सदस्य है। 1/4 सदस्य है। प्रत्येक वर्ष क्या होंगे? प्रत्येक वर्ष रिटायर होंगे। प्रत्येक साल रिटायर होंगे। तो अब आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ से आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट की या फिर कौन से प्रोविजंस की झलक दिखाई दे रही है जब 1/4 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। सीओडी का ये है। और जो जहाँ पे भी आपको अगर कहीं पे भी ऐसा लगता रहा है कि हमारे संविधान के अंदर जो जो चीज़ें शामिल की गई हैं उनकी झलक इसमें कहीं पे आ रही है तो आप हमें कमेंट में मेंशन करके ज़रूर बता दीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखें कि काउंसिल को अगर हटाना है, वो हम देख चुके थे कि किंग और क्वीन ही हटा सकते हैं। और जो काउंसिल है हमारी, जो हमारी काउंसिल थी हम ये पढ़ चुके हैं कि जो काउंसिल थी वो क्या थी? वो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए थी। परंतु अगर कोई भी लॉ बनता था उसके लिए किसकी सहमति चाहिए थी? इसकी। तो इसके पास वीटो पावर नहीं थी। लॉज बनाने के लिए इसकी सहमति होना बहुत ही ज़रूरी था। तो उसके बाद अगर हम बात करें, अगर ये दोनों भी पास कर देते थे कानून, अगर ये दोनों भी पास कर देते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून बन जाता था। उस कानून को बनाने के लिए भी किसी एक व्यक्ति की मंजूरी लेनी पड़ती थी और वो भारत के सचिव होते थे। कौन होते थे? भारत के सचिव। उस टाइम पे भारत के सचिव कौन थे? 1773 के टाइम पे, 74 के टाइम पे, 75 के टाइम पे, 76 के टाइम पे कौन थे भारत के सचिव? या फिर भारत के सचिव होते ही नहीं थे? उस चीज़ के बारे में भी आप कमेंट में मेंशन करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हालांकि इसमें जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर रह गई हैं उनको भी हम कवर करवा देंगे इतिहास में। जैसे कि एक चीज़ है जिसमें कि ये है कि कंपनी को यहाँ पे अपना अस्तित्व स्वीकार करना था, क्योंकि कंपनी पहले व्यापारिक कंपनी के तौर पे काम कर रही थी तो उसको अपना राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार करने में दिक्कत हो रही थी। तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट को ये भी था कि कंपनी अपने राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करे और राजनीतिक बॉडी की तरह, पॉलिटिकल बॉडी की तरह इंडिया में काम करे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान से देखे। सो बहुत सारे और रीजंस भी हैं छोटे छोटे, उनको हम इतिहास में डिस्कस कर लेंगे। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनफ है और इससे ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।